हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशनशिप्स के बारे में। ठीक है, तो देखो इसमें हम कुछ समझते हैं कि इंडिया का ना ट्रेड डेफिसिट चल रहा है चाइना के साथ। ठीक है, और इवन हैज़ क्रॉस द $100 बिलियन मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम। आज तक की इंडिया चाइना बायलैटरल ट्रेड रिलेशन में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया इतना ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट में आ गया। ट्रेड डेफिसिट होता क्या है? जब कंट्री इम्पोर्ट ज़्यादा करती है एक्सपोर्ट करने से, तो उसको हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। मेरा वर्ड, अगर कंट्री बहुत ज़्यादा खरीदने लग जाए बेचने से ज़्यादा, तब क्या हो जाता है? ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। तो इकोनॉमिकली ये कैसा होगा? नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। अब इसका ना एक बार ओवरव्यू देखो। ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स जो है ना बिटवीन बोथ द कंट्रीज रीच टू इट रिकॉर्ड लेवल, यानी कि $135.98 बिलियन चला गया। ठीक है, चाइना वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। इस पोजीशन जनरली रिमेन्स फॉर 1 और 2। ऑन द अदर हैंड यूएसए हमारा लार्जर ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ चाइना ऑल्सो। अब मेजर देखो यहाँ पर क्या क्या हम चाइना से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो एक लिस्ट दी हुई है, इसको रीड करो। देखो क्या क्या हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। अब रीजंस क्या हैं, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता क्यों जा रहा है? देखो, सबसे पहली बात तो इंपोर्ट बहुत करते हैं। रिसेंट ईयर्स में हमने बड़े फिनिश्ड और इंटरमीडिएट गुड्स यहाँ से खूब खरीदे। हम बड़े हैवली डिपेंडेंट हैं, आप चाइना पे लगा लो, ये हालत है हमारी। फिर लो वैल्यू एक्सपोर्ट है, यानी कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट होता है प्राइमरी गुड्स होते हैं, जैसे आयरन ओर वगैरह, जिसका लेस मॉनेटरी वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ योर फिनिश प्रोडक्ट्स, है ना। तो जो हमारी बास्केट है ना कमोडिटी की एक्सपोर्ट की, वो बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद मार्केट एक्सेस। फिर चाइना ने इम्पोज कर रखे हैं टेरिफ बैरियर्स, टैक्स बैरियर्स, नॉन टैक्स बैरियर्स, फार्मास्यूटिकल्स पर, आईटीज़ पर, लॉट ऑफ इनफॉर्मल रिस्ट्रिक्शन है, कस्टम प्रोसीजर्स है तमाम। तो मार्केट एक्सेस ही नहीं हमें इतना अच्छा दिया हुआ। फिर डंपिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। तो चाइना क्या करता है? पॉलिसी ऑफ डंपिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं इंडियन मार्केट में लो कॉस्ट में, की भी है मार्केट। एक्सचेंज रेट पॉलिसी देखोगे तो रिवैल्यू कर दिया उन्होंने रेनबी को इन रिलेशन टू द यूएस डॉलर। इसकी वजह से एक्सपोर्ट इंडिया के लिए और एक्सपेंसिव हो जाता है, तो इसलिए हम बड़ा हारे हुए हैं इनसे। उसके बाद प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस। चाइनीज़ जो प्रोडक्ट हैं वो चीपर है इंडियन प्रोडक्ट से। चाइनीज़ मोबाइल यूज़ करते हो ना ज़्यादातर, हर 6 महीने में चेंज करते हो, तो इंडियन फ़ोन बता दो मुझे एक अच्छी कंपनी का नाम। तो प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस में हम कहीं ठहर रहे हैं? कहीं भी नहीं ठहर रहे। अब आओ आगे, अब इनिशिएटिव क्या लिए जाएँ कि भाई कैसे, है ना। क्योंकि देखो, अगर बात समझो, ट्रेड रिलेशंस ख़राब हुए ना, बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू हो जाएगा, इमोशनल सेंटिमेंट लोगों के बिगड़ेंगे, ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो चेंज होगा, डिमांड सप्लाई चेंज हो जाएगी। इसीलिए ट्रेड डेफिसिट नहीं रहना चाहिए। तो अब हमने क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं? सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले अपने आप को सुधारो, यानी कि इम्पोर्ट कम करो। प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है, एंटी डंपिंग काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ लगाने की ज़रूरत है। मैं बताती हूँ अभी आपको दोनों ड्यूटीज़ के बारे में भी, ताकि ट्रेड रूल जो वायलेट हो रहा है वो कम हो। आत्मनिर्भर भारत, यानी कि भाई मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लो, प्रमोट करो अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। इंडिया का डिसीजन नॉट टू ज्वाइन RCEP इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, जहाँ पर हम, क्योंकि इंडिया का मैन्युफैक्चर एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट जो है प्रमोटेड इन इंडिया ना, और इंडिया चाहता भी नहीं RCEP ज्वाइन करेगा, तो भाई और भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग ख़राब हो, आत्मनिर्भर भारत से हम और भी ज़्यादा ख़राब काम करें, तो ज़रूरत थी हमें। फिर ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यानी कि लाइक माइंडेड कंट्री लाइक जितनी भी जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इनके साथ ग्लोबल सप्लाई चेन बनाए हुए इम्प्रूव करें। प्रोडक्ट्स बैन, इंडिया जितने भी बैन सर्टन प्रोडक्ट्स किया ना हमने, चाइनीज़ एप्लीकेशन पावर इक्विपमेंट्स, वो भी हम करें, ज़रूरत है। सर्टन प्रोडक्ट्स की भी बैनिंग करें हम बल्कि। अब मैंने तुम्हें कहा था 2 ड्यूटीज़ के बारे में बताऊंगी, एक एंटी डंपिंग, एक काउंटर वेलिंग। देखो, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है? वो जब ऐसा टैक्स इम्पोज करना इंपोर्टेड गुड्स में ताकि वो सिचुएशन को रेक्टिफाई करे। जो डंपिंग ऑफ गुड्स आएगा, आपका ट्रेड डिस्टॉर्टिव इफेक्ट करेगा ना, जो आपकी कंट्री में डंप किए जा रहे हैं गुड्स, उनको आप महंगा कर दो। ठीक है, जैसे वहाँ पर इनकी कंट्री में लोग हैं तो 60 रुपये का, यहाँ पर ये बहुत सस्ता बेचते थे 30 रुपये में, तो अब तुम्हें क्या करना है? डंपिंग ड्यूटी लगाओ ताकि उनको महंगा पड़े, डंप ना करें हमारे यहाँ गुड्स। तो क्योंकि डंपिंग बहुत गंदी ट्रेड प्रैक्टिस होती है, जिसमें आप गुड्स को एक्सपोर्ट करते हो कंट्री अदर कंट्री एट अ वेरी लोअर प्राइस देन इट्स नॉर्मल वैल्यू। तो हमारे तो बेचारे मैन्युफैक्चरर सारे बेचारे, उनका तो काम ही ख़राब कर दिया तुमने। तो इसीलिए ज़रूरत है डंपिंग को रोकने की, इसीलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। उसके बाद एक काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती है, स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ड्यूटी है जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है ताकि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करे वो किसी भी नेगेटिव इम्पैक्ट से, जो भी इम्पोर्ट सब्सिडीज़ पे पड़ता है, उसको कहते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए किया जा रहा है। किसको रोका है? काउंटर किसको कर रहे हैं? नेगेटिव इम्पैक्ट जो इम्पोर्ट सब्सिडीज़ का पड़ता है। अपना हमें बहुत ज़रूरी है एक्सपोर्ट इन्हांस करें, हम इम्प्रूव करना है ट्रेड डेफिसिट, एक्सपोर्ट इन्हांस करो अपने। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स का इस्तेमाल करो। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मतलब क्या होता है? इसमें गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे इंडियन कंपनीज़ को जब वो अपने सेल करें प्रोडक्ट्स को।
मेक इन इंडिया 2014 में आप वादा कर चुके हो, आपने तो कहा था भाई आप मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे वर्ल्ड में, तो उसको प्रमोट करो ना भाई। 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने 12 इंडस्ट्रीज़ को आइडेंटिफाई किया कि हम ग्लोबल सप्लायर बनेंगे, इम्पोर्ट बिल्स को कट करेंगे। कहाँ है वो वादे, इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आओ। अब वे फॉरवर्ड क्या है, तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है सेल्फ रिलायंट बनने की बहुत बहुत ज़रूरत है। वोकल फॉर लोकल होना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई चारा नहीं है। इलेक्ट्रिकल्स और APIs में तो बिल्कुल होना पड़ेगा, सेल्फ रिलायंस हो जाओ आप। मार्केट एक्सेस बढ़ाओ अपना, डिप्लोमेटिक चैनल्स खोलो, सॉफ्टवेयर अपने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करो ताकि हाई वैल्यू एक्सपोर्ट को आप एक्सेस कर पाओ। इंपोर्ट का सब्सटीट्यूशन देखो, इतना सारा इंपोर्ट करते हो, डोमेस्टिकली बनाओ। इंडियन प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटिवनेस वाला बनाओ, उनको कॉम्पिटिटिव हो वो। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना कैसे कैसे आती है, FDI, FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इंटरेस्ट, तो इस सारे के सारे चाइना ने रैपिडली रिसेंट ईयर्स में बहुत इंक्रीज़ करा है। 2020 में देखोगे कि FDI पॉलिसी इंडिया रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो अपॉर्चुनिटी टेक ओवर को बचाए। समझ रहे हो आप? तो इन्वेस्टमेंट इज़ मेनली फोकस ऑन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप सेगमेंट्स। तो ये है। उसके बाद कंक्लूडिंग लाइन में कह रहा है कि इंडिया को ना कुछ स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी ताकि वो ट्रेड डेफिसिट को रोक सके। कंसर्न्स को देखना पड़ेगा जो आपके आ रहे हैं लगातार, वो इफेक्टिव स्टेप ऐसे कुछ अपनाए जिससे वो मार्केट एक्सेस ठीक ढंग से वहाँ पर चाइना में कर पाए। समझ रहे हो? अदरवाइज़ तो फिर मामला बिगड़ता ही चला जाएगा। और जबकि अभी ज़रूरत बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि देखो हम $100 बिलियन, हम इतना ज़्यादा हम इस वक्त ट्रेड डेफिसिट हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम कर ही लेते हैं इसी में ही इंडिया US ट्रेड रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडिया US ट्रेड रिलेशनशिप में क्या हुआ कि ना इस बारी ना 13th हमने मिनिस्ट्रियल मीटिंग करी है इंडिया US ट्रेड पॉलिसी फोरम पर, ठीक है, डेस्क जहाँ पर ट्रेड रिलेटेड इश्यूज़ को हमने डिस्कस किया है। अब ट्रेड पॉलिसी फोरम कहाँ से आई? 2005 में आई थी। प्लेटफॉर्म है, 2 कंट्रीज़ इंगेज होती हैं आपस में, ट्रेड के एरिया में बात करती हैं, इन्वेस्टमेंट के एरियाज़ में बात करती हैं, और 5 ब्रॉड एरियाज़ को और इसमें काम करती हैं, दैट इज़ एग्रीकल्चर, गुड सर्विस, इन्वेस्टमेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में। अच्छा, इस मीटिंग के फ़ायदा क्या हुआ, आउटकम्स क्या है? रेजिलिएंट ट्रेड लॉन्च हुआ। इससे बोला गया कि हम ना बायलैटरल डायलॉग करेंगे ताकि ना हमारे जो भी इश्यूज़ आते हैं ना सस्टेनेबिलिटी को लेके, रेजिलियंस को लेके, वो हम ठीक करेंगे। ट्रेड फैसिलिटेशन को बढ़ाएंगे, कैसे वर्कर्स को बेनिफिट हो, कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ हो, उस पर हम बात करेंगे। अब सिग्निफिकेंस क्यों है इंडिया US का ट्रेड? देखो भाई, इंडिया का ट्रेड सरप्लस रहता है यूनाइटेड स्टेट्स से। एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया एक मेजर डेस्टिनेशन है US के लिए। इन्वेस्टमेंट पर्पस से देखोगे तो अमेरिकन कंपनीज इन्वेस्ट भी करती है ना हमारे ह्यूज कैपिटल FDI में, एप्पल है, गूगल है, कर तो रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी, हमारा इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। यानी कि क्या हो रहा है इंडिया में? इस वजह से क्या होता है? जॉब क्रिएशन होता है। कोई कंट्री आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेगी तो फिर उससे क्या होगा? जॉब क्रिएशन होगा। अब देखो आगे की फैक्ट्स तो याद बिल्कुल ही रखा करो। देखो, कुछ फैक्चुअल डेटा को ना आप भुला नहीं सकते, आपको अपने आंसर्स में भी यूज़ करना, प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। बायलैटरल ट्रेड जो इंडिया और US का है ना 2021 में, ध्यान रखो कितना डॉलर हो गया है। इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, फॉलोड बाय चाइना, ठीक है, और US कंसिस्टेंटली इंडिया के साथ टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हब के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया एक IT हब बन रहा है। अब किससे इंस्पिरेशन लिया है हमने? सिलिकॉन वैली, हमारी कहाँ है? बेंगलोर में। इनकी कहाँ है? US वाली है ये। तो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप हमारे अच्छे हो रहे हैं, हम जानते ही हो। रेमिटेंसेस US एक बहुत ही मेजर सोर्स है हमारा रेमिटेंसेस का। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे जिससे बढ़ते हैं। तो ट्रेड पोटेंशियल्स को बढ़ाने के लिए कुछ इनिशिएटिव भी लिए गए हैं, ये वो हैं, जस्ट रीड इट। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, प्रॉस्पेरिटी क्या है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। लेकिन देखो, कोई भी रिलेशनशिप तो चैलेंज तो होगा ही। तो सबसे बड़ा चैलेंज है टैरिफ बैरियर, यानी कि बोथ एक्यूज ईच अदर्स कि वो हाई टैरिफ बैरियर्स हैं। इस एग्जाम्पल के तौर पे देखो 2018 में क्या हुआ, US ने ना कुछ सर्टन स्टील प्रोडक्ट्स में टैरिफ लगा दिया, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स में लगा दिया। तो इंडिया ने भी इम्पोज कर दिया सर्टन प्रोडक्ट्स इन रिटेलेशन, है ना, जैसे वो तैसा देना वाला काम हो गया है, पर टिट फॉर टैट हुआ। फिर नॉन टैरिफ बैरियर्स पे लड़ते हैं। US क्लेम करता है कि हम सैनिटरी पाए तो सैनिटरी बैरियर्स लगाएंगे उस पर, ताकि वो US एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को लिमिट करने के लिए। फिर इंडिया चल रहा है आत्मनिर्भर भारत पर, ठीक है। तो US को लगता है कि ये तो एक प्रोटेक्शनिस्ट मूव है इंडिया की, ये अपने आप को बचा रहा है कि भाई हमारे सारे इंडिजीनियस स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स ये सब पूरफुल करना। मार्केट एक्सेस बैरियर्स लगाए जा रहे हैं इसीलिए इंडिया के ऊपर भी, ताकि प्राइस कंट्रोल, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है। समझ रहे हो? उसके बाद GSP, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, 2019 में US ने रिमूव कर दिया इंडिया को यहाँ से। इंडिया को बोल दिया भाई GSP अलाउ एलिजिबल डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि इंडिया को यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री नहीं मान रहे थे। तो क्योंकि इसमें ना GSP में क्या होता है, खाली डेवलपिंग कंट्रीज़ ही एलिजिबल होती हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री गुड्स टू द US। तो इंडिया को इससे भी हटा दिया गया। पॉलिसीज़ ऑफ लोकलाइजेशन की बात आ गई। तो इंडियाज़ मूव फॉर क्रिएटिंग डेटा सेंटर्स इन इंडिया इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय अमेरिकन कंपनीज। हम कह रहे हैं हम डेटा वेटा शेयर वेयर नहीं करेंगे अपना,
तो ये इस पे भी हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं। डिजिटल टैक्स की बात है तो यूएसए इंडिया के डिसीजंस को बहुत क्रिटिसाइज़ करता है। जो इंडिया ने फाइनेंशियल एक्ट लगाया ना, 2% हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं फ्रॉम अ ब्रॉड रेंज, और जितने भी आपके डिजिटल सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं इंडिया में बाय नॉन रेजिडेंट कंपनीज, उनसे हम 2% का टैक्स भी लेते हैं। हमारा रेवेन्यू जनरेट हम तो देंगे ना, तो यूएस को इसमें भी दिक्कत हो गई। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात होती है तो इंडिया रिमेन ऑन प्रायोरिटी वॉच लिस्ट फॉर द यूएस स्पेशल 301 रिपोर्ट में, जिसमें बोला गया है कि यूएस को हमेशा कंसर्न रहा है किस चीज़ से, इंडिया के पेटेंट ट्रीटमेंट से, हाई आईपी थेफ्ट रेट से, ये सब से। फिर प्रोफेशनल्स का एक्सेस, ये यानी कि यूएस ने बहुत टाइट कर दिए अपने नॉर्म्स L1 और H1 वीज़ा कैटेगरीज को लेके, तो इसमें इंडिया चिढ़ा रहता है। फिर तो इंडिया हैज़ अलीज दैट यूएस इज़ वायलेटिंग ऑब्लिगेशन गैट्स के, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज में वो हमेशा तोड़ता रहता है। हमारा कोई इनसे ये गुस्सा रहता है इस बात का। तो कई तरह के हमारे साथ इनके साथ प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन वे फॉरवर्ड में क्या करा जाए? डिस्प्यूट रिजॉल्व करो भाई, नेगोशिएशन करो, बात को लेकर क्या करोगे? लड़ो, सारे दिन लड़ते थोड़ी ना रहोगे, कुछ निकाल के लाना पड़ेगा। फिर म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है। यूएस डिपार्टमेंट जो है ना ट्रेजरी का, नवंबर 2022 में उन्होंने रिमूव करा इंडिया को फ्रॉम इट्स करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट ऑफ मेजर बैरियर्स को ईज करने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर कुछ इनिशिएटिव लिए जाएं क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को लेकर, जैसे कि रिसेंटली इनॉग्रल डायलॉग YCT हेल्ड किया गया, यूनिक इनिशिएटिव है बाय इंडियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एंड यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ताकि पार्टनरशिप इंगेज क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात हो। तो ये सब ज़रूरी, देखो इंडिया का भी इसमें रोल बढ़ रहा है, सप्लाई चेन पार्टनर हमें मिल रहा है, कॉन्ट्रीब्यूटर मिल रहा है, तो डायरेक्टली हम डिसरप्टिव डोमेन्स पे बात कर सकते हैं। तो पोटेंशली ये यूएस के लिए भी डोर खोलेगा, किसी जो भी एक्सपोर्ट कंट्रोल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बच पाएँ। तो ये सब कोऑपरेशंस की बहुत ज़रूरत है, तभी आप एक दूसरे के साथ स्मूथली चल पाओगे। तो गाइस, दिस इज अबाउट दी टुडेज वीडियो। फॉर द नेक्स्ट लेसन वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, कीप लविंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल।